जय हिंद। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत देश में ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है कि यदि उसमें संविधान वर्ड लिखा हो तो मौलिक अधिकार से क्वेश्चन ना आते हो। यह न केवल कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बल्कि एक इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिक होने के नाते भी आपको अपने मौलिक अधिकार के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज के हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में जानने से पहले हमें अधिकारों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है कि अधिकार होते क्या हैं और अधिकारों के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो चलिए पहले एक समझ विकसित करते हैं। मुख्यतः यह एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। मेंस के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आप कितने प्रकार के अधिकारों के बारे में जानते हैं। ऐसे करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इसे देखना है। तो देखिए, अधिकार का अर्थ है वह न्याय संगत या न्यायोचित दावा जिसके तहत एक सभ्य समाज में व्यक्ति अपने संपूर्ण विकास सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यानी कि मैंने आपको पहले ही एक वर्ड के बारे में बताया था, जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो न्याय एक वर्ड आया था। न्याय का अर्थ मैंने पहले ही आपको बता चुका है। उसमें मैंने कहा था कि न्याय का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय में उसके अधिकारी को वह मिलना ही चाहिए जो वह उसकी पात्रता रखता है। तो मतलब यही कहने का मतलब है कि न्याय संगत होना चाहिए और एक न्याय उचित दावा है जिसको एक व्यक्ति अपने समाज में अपने पूर्ण विकास के लिए मांग करता है या प्रयास करने की कोशिश करता है, तो वह क्या होता है, उसका अधिकार होता है। तो यही क्या है, अधिकार का अर्थ है। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं यह बहुत ही जरूरी है हमें जानना। तो देखिए, 4 प्रकार के मुख्य अधिकार होते हैं। प्राकृतिक अधिकार मतलब नेचुरल राइट्स, मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स, संवैधानिक अधिकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सांविधिक अधिकार मतलब स्टैट्यूटरी राइट्स। चलिए एक एक करके इसे हम देखते हैं। प्राकृतिक अधिकार दोस्तों, जैसे नाम से ही हमें पता चलता है कि वे अधिकार जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, अर्थात ये किसी विशिष्ट विधि सरकार पर निर्भर नहीं होते, मतलब सरकार इनका निर्माण नहीं करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जीवन का अधिकार, मतलब जो भी इस पृथ्वी में जन्म लेता है, जन्म होना एक क्या है, प्रकृति है। एक प्रकृति एक नेचुरल क्रिया है। तो जो भी यहाँ पे जन्म लेता है उसको प्रकृति ने कुछ अधिकार दे ही दिए जाते हैं जन्म से। वो क्या हो जाते हैं, जैसे कि जीवन का अधिकार। भाई आपने यहाँ जन्म लिया है तो आपको सांस लेने का अधिकार है। प्रकृति के जो संसाधन है उसको यूज़ करने का अधिकार है। पानी पीने का अधिकार है। अपने जीवन को अपने तरह से जीने का पूर्ण रूप से आपको अधिकार दिया गया है, जब तक कि आप दूसरों के जीवन को हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो ये सिंपल सा है, प्राकृतिक अधिकार। दूसरा है मानवाधिकार, माने कि वो अधिकार जो जैसे ही आप जन्म लेते हैं वो आपको प्राप्त हो जाते हैं, मानव होने के नाते आपको दिए जाते हैं। यह जानवरों को प्राप्त नहीं होते हैं, सिर्फ मनुष्य को प्राप्त होते हैं। यह मानवता से प्रवाहित होते हैं, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हैं, जैसे कि जीवन, सम्मान और समानता का अधिकार। ये कुछ मानव अधिकार हैं जो आपको एज अ ह्यूमन, एज अ मानव होने के कारण आपको मिलते हैं। जीवन जीने का अधिकार, सम्मान पाने का अधिकार, कि कहीं आपको कोई मान लीजिए बार बार तिरस्कार कर रहा है तो ये क्या है, आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। तो
आपको समानता नहीं मिल रही है, ये क्या है? आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। कि सपोज़ कोई बच्चा स्कूल में गया, मान लीजिए उसको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, कि सपोज़ आप गरीब हैं, सपोज़ आप एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आप फलाने जाति के हैं, तो ये क्या है? आप मानव हैं, आपको शिक्षा का अधिकार, आपको पढ़ने का अधिकार है। तो ये क्या है? एक मानव होने के नाते आपको क्या दिया जाता है? अधिकार। तो ये है ह्यूमन राइट्स। फिर तीसरा आ जाता है संवैधानिक अधिकार। ऐसा अधिकार जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है। भाई संविधान में मूल अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। लगभग 100 के ऊपर या लगभग 100 के आसपास अधिकारों का संविधान में उल्लेख किया गया है। तो जिनका सीधे सीधे संविधान में उल्लेख है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? संवैधानिक अधिकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। जैसे कि अनुच्छेद 265 ये क्या कहता है? ये कहता है कि आप मनमाने ढंग से किसी के ऊपर कर नहीं लगा सकते। मतलब विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के थ्रू ही आप कर लगा सकते हैं। और यह क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। इसका मनमाने ढंग से आप प्रयोग नहीं कर सकते। और बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, वो भी संविधान में लिखा हुआ है। मतदाता सूची में आपका नाम अंकित होने का अधिकार, ये भी क्या है? संवैधानिक अधिकार है। तो वे अधिकार जो संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। तीसरा सबसे ज़्यादा अगर कन्फ्यूज़न होती है तो वो है सांविधिक अधिकार, मतलब जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ऐसे अधिकार जो विधायिका द्वारा विधि बनाकर निर्धारित कर दिए जाते हैं। विधायिका का मतलब राज्य के संबंध में विधान मंडल, जिसमें हमारे यहाँ क्या है? विधानसभा है, विधान परिषद तो नहीं है छत्तीसगढ़ में। संसद, ये भी एक क्या है? विधायिका ही है। तो जो विधान बनाते हैं, जो विधि बनाते हैं, वो क्या है? विधायिका नॉर्मली हम उसे कहते हैं। तो विधायिका मतलब विधानसभा और संसद कुछ विधि बनाकर कुछ कानून निर्धारित करते हैं, बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सांविधिक अधिकार। मतलब ये संविधान में ये अधिकार नहीं दिए गए हैं, संविधान में किसी अनुच्छेद के तहत इसका उल्लेख नहीं है। संसद ने इस कानून को बनाया है। वो क्या है? जैसे कि संपत्ति का अधिकार, आपको संपत्ति रखने का जो अधिकार दिया गया है, वो क्या है? संविधान के द्वारा संसद ने कानून बनाकर उस अधिकार को निर्धारित किया है। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके संपत्ति का अधिकार, वो क्या है? सांविधिक अधिकार। तो दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 प्रकार के अधिकारों को आपको जानना है, समझना है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मूल अधिकार। तो सर, आपने 4 प्रकार के अधिकारों को तो बता दिया, लेकिन मूल अधिकार क्या होते हैं? देखिए, मूल अधिकार की कोई स्पष्ट परिभाषा संविधान सभा ने उल्लेख नहीं किया है। तो मुख्यतः हम कैसे परिभाषित करें कि मूल अधिकार क्या होते हैं? वे अधिकार जो व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य विकास के लिए आवश्यक माना गया, उसे मौलिक अधिकार का दर्जा मिला। यानी कि जो व्यक्ति के बाह्य विकास, यानी कि भौतिक विकास है ना, शारीरिक विकास जिसे आप देख सकते हैं, बाह्य विकास। दूसरा आंतरिक विकास, मतलब आध्यात्मिक, नैतिक विकास, मन की शांति, आत्मा की शांति। ये क्या है? ये अपने मन को, अपने मस्तिष्क को विकसित करने के जो अधिकार आपको दिए जाते हैं, और भौतिक जो फिजिकल आपका डेवलपमेंट करने के जो अधिकार मनुष्य को दिए जाएं, वो क्या कहलाएंगे? मौलिक अधिकार, जिनके बिना मनुष्य का मानव जीवन का विकास असंभव है। तो सर, संविधान में तो बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, क्या हम सभी को मूल अधिकार मानते हैं? नहीं दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक के सिर्फ अधिकारों को हम मूल अधिकार मानते हैं। मतलब कहाँ से?
अनुच्छेद 12 से 35 तक के शामिल अधिकारों को ही मूल अधिकार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, तो क्या मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार है? बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान में इनका वर्णन किया गया है। तो ये क्या है? मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार भी हैं। अच्छा, क्या सर ये विधिक अधिकार भी हैं क्या? बिल्कुल, लीगल राइट्स हैं, विधिक अधिकार हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें संविधान के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्हें गारंटी प्रदान की गई है। तो ये क्या है? लीगल अधिकार भी है। अच्छा सर, क्या ये प्राकृतिक अधिकार भी हैं? इनके कुछ अधिकारों को समय समय पर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? संविधान की व्याख्या करती है। तो कुछ केस आते हैं, तो उस केस के हिसाब से संविधान, सुप्रीम कोर्ट यह निर्धारित करती है कि कौन सा केस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो कुछ अनुच्छेद जैसे 19, अनुच्छेद 21, जिसे हम बाद में और डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसमें प्राकृतिक अधिकार की पहचान होती है। तो सभी अनुच्छेद नहीं, कुछ अनुच्छेद ही प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो ये क्या है? अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? मूल अधिकारों को लिया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने एक संविधान के स्रोत के बारे में जो डिटेल्ड टेबल बना के आपको दिया था, आई होप आपने उसे एक बार ज़रूर पढ़ा होगा। चलिए, ये तो हमने देख लिया मूल अधिकार के बारे में। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर मूल अधिकार का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे कैसे ये विकसित हुआ। तो सर्वप्रथम मूल अधिकार का जो विकास हुआ था दोस्तों, वो ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटिश सम्राट जॉन उनका नाम था। 1215 में उन्होंने एक हस्ताक्षरित अधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा, मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज उन्होंने क्या किया? प्रदान किया। हुआ यूं कि ब्रिटेन में राजशाही शासन था। उस दौरान ब्रिटेन के कुछ व्यापारी, या ये समझिए कि कुछ धनी वर्ग, जो सबसे ज़्यादा राजस्व या कर देते थे राजा साहब को, तो उन्होंने यह मांग की कि भाई, हम सबसे ज़्यादा आपको राजस्व देते हैं, तो कुछ हमें अधिकार तो आपको देना चाहिए। तो इस संबंध में वहाँ के राजा ने कुछ अधिकार ब्रिटिश नागरिकों के लिए जारी कर दिए, और वहीं से शुरुआत हुई अधिकारों की। और उसको क्या किया, क्या कहा गया? अधिकार पत्र। उसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके द्वारा क्या किया? सम्राट ने ब्रिटिश नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकारों का सुरक्षा का आश्वासन दिया। जैसे क्या होता है, राजा होते हैं, वो कहते हैं ना, उनका वचन ही यहाँ होता है शासन। भाई, कुछ लिखित संविधान, कुछ कानून तो उस समय बना नहीं रहता था। राजा जो अपने मुंह से बोल देता था वही कानून हो जाता था, वही संविधान हो जाता था। तो उस समय ये कहा गया कि चलिए, कुछ कुछ के संबंध में अब आपको मैं स्वतंत्रता दे देता हूँ, अधिकार दे देता हूँ, और ये अधिकार मैं आपसे नहीं छीनूंगा, चाहे वो किसी भी तरीके के हो। उनको उन्होंने क्या दे दी? स्वतंत्रता दे दी प्रथम दृष्टया। तो ये क्या हो गए? अधिकार पत्र। इसके बाद आता है फ्रांस के संबंध में। फ्रांस में 1789 में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा फ्रांस की जनता को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए। देखिए, आज जिस हम संविधान सभा ने जो हमारा मूल अधिकार बनाया, इसकी शुरुआत ये समझिए कि 1200, लगभग 1000 पहले से इसकी शुरुआत होनी शुरू हो गई थी। और आज हम उसका एक विकसित रूप देखते हैं, और उसमें भी समय समय पर संशोधन किए जाते हैं। मतलब समझिए कि कितनी लंबी प्रक्रिया के बाद हमें अधिकार को हम इंजॉय कर पा रहे हैं। फिर क्या हुआ? अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था दोस्तों। जब अमेरिका का संविधान बना,
तो बहुत कुछ लिमिटेड, क्योंकि बताया जाता है कि अमेरिका का संविधान लगभग 3 से 4 महीने में ही तैयार हो गया था। जैसे हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, एक बार रिकॉल करिए। तो उन्होंने क्या किया था, मूल अधिकारों को उसमें शामिल नहीं किया था। धीरे धीरे जब ये ज़रूरत पड़ी, तब उन्होंने फिर क्या किया, 1791 में अमेरिकी संविधान में संशोधन द्वारा अधिकार पत्र, जहां उन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा गया, को जोड़कर कुछ मूल अधिकार का प्रावधान कर दिया गया। मतलब ये कहा जाता है कि बिल ऑफ राइट्स में लगभग 10 संशोधन किए गए और उन 10 संशोधन के माध्यम से 10 प्रकार के मूल अधिकारों को जोड़ दिया गया। न तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, न तो आपके मेंस में पूछा जाएगा, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये समझिए कि एक फॉर्डर पॉइंट है, चारा पॉइंट है, जिसमें आप मेंस में एज अ एग्ज़ाम्पल कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अमेरिकी संविधान में इसे जोड़ा गया और इसी संविधान से उठा करके भारतीय संविधान सभा में हमने इसे अडॉप्ट कर लिया। यहाँ तक हमने देख लिया दोस्तों कैसे मूल अधिकार क्या है, हमने अधिकारों के प्रकार के बारे में जाना। अब इसके विकास के बारे में देखने के बाद अब हम आते हैं सही दृष्टि में। अब यहाँ से आपकी क्लास की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में मूल अधिकार क्या है जो सीधे सीधे हमारे संविधान में दिए गए हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान द्वारा क्या है, मूल अधिकारों को परिभाषित नहीं किया है, इसे आपको ध्यान रखना है। यह लिखा जाता है कि मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। मतलब मूल अधिकारों के माध्यम से हम राजनीतिक लोकतंत्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मतलब मानवीय विकास, कैसे वो समाज में अपना भागीदारी निभा सके, समाज में रहने के लायक उसको कुछ इन्वायरमेंट मिल सके। तो ये क्या है, सरकार तक उसको पहुंचने की एक अधिकार प्राप्त हो, वो भी सरकार तक अपनी बातों को रख सके, सरकार में शामिल हो करके वो क्या करे, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। तो ऐसे राजनीतिक आदर्शों को प्राप्त करना ही क्या है, मूल अधिकार का मुख्य लक्ष्य है। मूल अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि संविधान द्वारा इन्हें क्या है, गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। भाई कोई भी आपसे मूल अधिकारों को नहीं छीन सकता, संविधान ने इसकी गारंटी दे दी है, इसकी सुरक्षा दी है। अच्छा, ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास यानी कि आपके भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। हम इन टॉपिक को धीरे धीरे अनुच्छेदों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आध्यात्मिक, नैतिक, बौद्धिक एवं भौतिक, तो इनके कुछ कुछ तत्व हमारे अनुच्छेदों में शामिल होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य विकास के लिए मूल अधिकार बहुत ही आवश्यक है। अदरवाइज एक सभ्य समाज में एक विकसित मानव समुदाय की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। चलिए, यहाँ तक हमने देखा भारतीय परिप्रेक्ष्य में मूल अधिकार के बारे में। चलिए, सीधे सीधे आपके मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है, तो इन्हें हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में न केवल हम इसे अच्छे से जानेंगे, बल्कि हम इसे थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे भी, क्योंकि इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये असीमित नहीं है, राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इस लाइन का सीधा सा मतलब है कि हम कहते हैं ना कि इसका पावर असीमित है, तो मूल अधिकार असीमित नहीं है। मतलब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस लगाए जाते हैं और राज्य उन पर युक्ति युक्त मतलब न्याय संगत प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कि भाई आपको जीने का अधिकार है लेकिन मरने का अधिकार नहीं है।
जैसे आप अटेम्प्ट टू अपने शरीर को नष्ट करने की आप कोशिश करेंगे तो आप पर सरकार कुछ कानून बना करके इस अधिकार को छीन सकती है। मतलब ये है ही नहीं अधिकार। दूसरी ओर जैसे आपने कभी देखा होगा कि कुछ प्रदर्शनों में, कुछ जुलूसों में व्यक्ति अपने शरीरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, अलग अलग धारणाएं होती हैं, तो सरकार इस माध्यम से रोक लगाती है कि आपको यहीं तक केवल अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये नहीं कि आपने किसी का गला काट दिया, किसी का हाथ काट दिया। ये क्या है, ये फिर सरकार के दायरे में आ जाएगा। तो आपको अधिकार दिए गए हैं लेकिन वो न्याय संगत उपयोग के लिए दिए गए हैं। दूसरा है, कुछ अधिकार नागरिकों के लिए हैं, कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक विदेशी लोग हो या कानूनी व्यक्ति। भारतीय संविधान में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे जो मूल अधिकार है ना, उनमें से कुछ अधिकारों को नागरिक यानी भारत के नागरिक, दूसरा विदेशी नागरिक जो गैर नागरिक हैं उनके लिए, और कुछ कानूनी व्यक्ति जिन्हें कानून के द्वारा उनकी क्या होती है, स्थापना होती है। मतलब जैसे कंपनी वगैरह ले लीजिए, कंपनी की स्थापना कानून अधिनियम के माध्यम से स्थापित होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं कि कुछ अधिकार सिर्फ नागरिक यूज़ कर सकते हैं, कुछ अधिकार सिर्फ विदेशी यूज़ कर सकते हैं। विदेशियों को पूरे प्रकार के मौलिक अधिकारों को यूज़ करने का अधिकार नहीं दिया गया है और कुछ केवल कानूनी व्यक्ति ही उपयोग करते हैं। तो ये कहना है इस कथन का। तीसरा कथन है कि ये न्यायोचित है, अर्थात ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। तो मतलब सीधा सा कथन है कि आपके मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को बाध्य कर दिया है कि आपके मूल अधिकार के हनन से संबंधित केस को वो सुनने से इनकार नहीं कर सकता। आपको गारंटी दे दी गई है। तो ये इसका कहना है। देखिए, अगला कथन सीधे सीधे यही कहता है कि इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ये हो गया, मतलब आपके मूल अधिकारों का कोई भी, चाहे सरकार भी एक निश्चित सीमा तक ही हनन कर सकती है, उसके बाद हनन नहीं कर सकती, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। और यह गारंटी प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट, इसका क्या करती है, ख्याल रखती है। ये स्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौतियां या कमी कर सकती है। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि एक जो मूल अधिकार बन गया वो ये नहीं है कि वह जिंदगी भर के लिए परमानेंट हो जाएगा। समय समय के साथ उसमें परिस्थिति एवं समय के अनुसार उसमें संशोधन किए जाते हैं। जैसे क्या था, मूल संविधान में हमारे यहाँ 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, लेकिन समय के साथ क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को बदल दिया गया, हटा दिया गया। तो ऐसे ही कुछ कुछ परिवर्तन इसमें होते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। जैसे शिक्षा के अधिकार को क्या किया गया, संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार बना दिया गया। तो मतलब कुछ कमी करते रहते हैं, कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ इसमें जोड़ सकते हैं। यही कहता है ये कथन। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। और यह नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त अधिकार है शत्रु देश के लोगों को छोड़कर। शत्रु देश के लोगों को डिफाइन कौन करेगा, तो यह क्या करेगा, संसद करेगी, सरकार करेगी। कि मान लीजिए जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, सरकार ने यह घोषित कर दिया कि पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, तो वहाँ से जो नागरिक आएंगे उनको इन अधिकारों को वो इंजॉय नहीं कर सकते, मतलब इन अधिकारों का वो उपयोग नहीं कर सकते। तो ये होते हैं शत्रु देश। हमने क्या किया है, आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर कर दिया है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ अधिकार केवल नागरिकों को मूल प्राप्त अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। मतलब विदेशियों को ये अनुच्छेद 15 नहीं मिलता है, अनुच्छेद 16 नहीं मिलता है,
अनुच्छेद 19 नहीं दिया जाता, अनुच्छेद 29 नहीं दिया जाता और अनुच्छेद 30 नहीं दिया जाता। ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। तो इस चार्ट को एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दूसरा है नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त अधिकार शत्रु देश के लोगों को छोड़कर। मतलब ये हमारे देश के नागरिकों को मिलेगा और साथ ही साथ जो विदेश से आते हैं उनको भी ये अधिकार मिलेंगे। जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, फिर 22, फिर ऐसे करके कुछ लिस्ट दिए गए हैं। इसको अभी आपको याद नहीं करना है। एक बार आप पूरा अनुच्छेद जब पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आप क्या कर पाएंगे, इसमें अंतर कर पाएंगे। तो ये कुछ टेबल है, इस टेबल को आप एक बार अपने जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ इसको लगा लीजिएगा। चलिए, मूल अधिकार की एक्चुअल में शुरुआत होती है दोस्तों अनुच्छेद 14 से। उसके पहले क्या है, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 कुछ हमें स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं, जिसके माध्यम से हम 14 से लेकर 35 तक के अनुच्छेदों को अच्छे से समझते हैं और बताया जाता है अनुच्छेद 12 और 13 के माध्यम से कि कौन कौन से वे अधिकार है जिसे राज्य छीन सकती है। जैसे हमने कहा ना कि उसमें संशोधन हो सकते हैं, उसको क्या किया जाता है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो वे कौन लगाती है? भाई, मैं आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। मैं आपको यदि अरेस्ट करूंगा तो पुलिस मुझे खुद अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि अरेस्ट करने का पावर किसको दिया गया है? पुलिस को दिया गया है। तो वैसे ही कुछ चीज़ें निर्धारित कर दी गई है जिसके माध्यम से वे क्या करते हैं, राज्य हमसे कुछ अधिकारों को छीनती है और कुछ अधिकारों को प्रतिबंधित करती है। तो वे राज्य कौन कौन होते हैं, इसका क्या किया गया है, इसमें परिभाषित कर दिया गया है। चलिए देखिए, राज्य की परिभाषा यानी कि अनुच्छेद 12 में भाग 3 जिसमें मूल अधिकार है दोस्तों, के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द को परिभाषित कर दिया गया है। न केवल भाग 3 के लिए बल्कि जिनको जिनको भी यहाँ राज्य के रूप में परिभाषित किया जाएगा वो भाग 4 के लिए भी लागू होंगे। तो राज्य किसे कहा जाएगा ये बताता है अनुच्छेद 12। तो राज्य में शामिल है भारत सरकार एवं उसकी संसद, ये राज्य कहलाएंगे। राज्य की सरकारें एवं उसके विधानमंडल, चाहे उसमें विधानसभा हो या विधान परिषद हो, विधानमंडल में दोनों आते हैं तो वे कहलाते हैं। अन्य प्राधिकारी, अन्य सभी निकाय या प्राधिकारी अर्थात वैधानिक, गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे कि LIC और ONGC। सभी स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास, ये सभी क्या कहलाएंगे, राज्य कहलाएंगे। अब इसमें ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, ये तीसरे वाले में यहाँ पे कहलाता है अन्य सभी निकाय या प्राधिकारी जो वैधानिक गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे कि LIC ONGC। तो इसके अंतर्गत क्या होते हैं, वे प्राधिकारी या निकाय आते हैं जो संविधान या किसी अधिनियम द्वारा सृजित किए जाते हैं और उन्हें विधि बनाने की, उपविधि बनाने आदि की शक्ति होती है। देखिए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ये स्टेटमेंट, और इसी के तरह कई बार क्या होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा जाता है तो बहुत सारे तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट खुद क्लियर करती है कि ये राज्य के दायरे में आएगा कि राज्य के दायरे में नहीं आएगा। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, BCCI है ना, तो जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है BCCI, ये क्या है कि राज्य है कि नहीं है, क्योंकि यह क्या करते हैं, भारतीय टीम का एक प्राइवेट बॉडी है, लेकिन ये क्या है, भारत की टीम का नेतृत्व करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं। तो यह जब मुद्दा गया तो कहा कि नहीं, इसे भारत सरकार ने नहीं बनाया है, तो यह क्या होगा कि राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन कुछ मामलों में इसे भारत सरकार के हर कानून का पालन करना है, तभी ये क्या होगा, अस्तित्व में रहेगा। मतलब एक प्रकार से उन्हें क्या किया गया कि वो अर्ध उसको क्या किया गया, अर्ध राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया।
दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने कई केस के मामलों में यह कहा कि जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की पूर्णतः स्वामित्व के अंतर्गत जो संस्थान है या जिसमें 51% या ऊपर की उनकी हिस्सेदारी है या शेयर है, वो भी क्या होते हैं, भारत सरकार या राज्य सरकार के ही स्वामित्व में आते हैं, है ना। तो ये सभी क्या होंगे, राज्य के दायरे में आएंगे, जैसे कि LIC, जैसे कि ONGC, है ना। ये सभी क्या होते हैं, कंपनियां, जैसे नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां जो हम पढ़ते हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा कि भाई ये सरकार द्वारा ही बनाए गए हैं, तो कुछ कुछ को उन्होंने क्या किया, चिन्हित कर दिया कि ये सभी क्या होंगे, राज्य के दायरे में आएंगे। अच्छा, इसमें एक मुख्य क्वेश्चन ये उठता है कि न्यायपालिका क्या राज्य के दायरे में आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई न्यायपालिका के पास दो प्रकार के कार्य हैं। एक तो है पहला प्रशासनिक कार्य, दूसरा क्या होती है, न्यायिक कार्य। प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत न्यायपालिका क्या करती है कि अपने जो भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनकी भर्ती करना, है ना, उन पे रूल रेगुलेशन लागू करना, उनके लिए कुछ नियम बनाना, तो वह प्रशासनिक कार्य हो गया। तो जब भी न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य करेगी तो वह राज्य के दायरे में आएगी, और जब वह न्यायिक कार्य करेगी तो राज्य के दायरे में नहीं आएगी। तो ऐसे कुछ लिस्ट जो आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं उसमें बहुत सारे लिस्ट दिए रहते हैं, हर किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ प्रमुख चीज़ों को आपको इस संदर्भ में याद रख लेना है। मेंस में एग्जाम्पल देने के लिए LIC याद कर लीजिए, ONGC याद कर लीजिए, आपका काम पर्याप्त है, इतने में ख़त्म। देखिए, ये हमने अनुच्छेद 12 को बहुत अच्छे से समझा। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 के संदर्भ में ये है दोस्तों कि यह ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियों के संबंध में है। मतलब जो भी कानून या विधि मूल अधिकारों का हनन करती है उसके संदर्भ में, उसके संबंध में इसमें प्रावधान बताए गए हैं। जैसे इसके तहत यह है कि ऐसी किसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है कौन, न्यायालय, जो मूल अधिकारों से असंगत है, यानी कि मूल अधिकारों का क्या करते हैं, हनन करते हैं। तो इसमें तीन चीज़ें हैं। पहला पढ़ते हैं अनुच्छेद 13(1), यह करता है, देखिए हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इसके पहले की चीज़ों के बारे में और इसके बाद के बारे में, है ना, ये बिफोर और ये आफ्टर, इसके बारे में प्रावधान करता है कौन, अनुच्छेद 13(1) बिफोर के बारे में प्रावधान करता है, संविधान पूर्व विधियाँ। फिर अनुच्छेद 13(2) संविधान बनने के लागू होने के पश्चात विधियों के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है, देखिए, संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व की भारत में प्रवृत्त ऐसी विधियां जो भाग 3 के उपबंधों से असंगत है शून्य होंगी। मतलब सीधा इसका कहना है कि जो भी अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे भाई, वो संविधान के लागू होने के बाद भी बहुत सारे कानून चल रहे थे, अभी भी चल रहे थे, जैसे IPC, CRPC की ये कानून क्या है, सब अंग्रेज जमानों के ही तो कानून है, अभी अभी इन्हें बदला गया है ना। तो ये कानून जो चल रहे थे संविधान के लागू होने के बाद, यदि उनमें से कोई भी कानून मूल अधिकारों का हनन करती थी तो ये कहा गया अनुच्छेद 13(1) के माध्यम से कि वो क्या होंगे, शून्य हो जाएंगी, मतलब वो लागू ही नहीं होंगे, प्रवर्तन में नहीं रहेंगे। इसमें एक प्रमुख सिद्धांत दिया गया जिसे कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत, जो अनुच्छेद 13(1) के तहत आता है। देखिए, ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने पर मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती है और सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए कोई कानून बनाया गया है ना, ये समझिए कि ये कानून है, ये इसका कथन है, ये यहाँ तक लिखा हुआ है। इस कानून का मान लीजिए कि ये दो भागों में डिवाइड है, यहाँ से और दूसरी लाइन यहाँ से चालू हो रही है। इस पूरे कानून का यदि
ये वाला पार्ट अगर मूल अधिकारों का क्या करते हैं कि हनन करते हैं, तो यह क्या होते हैं सुषुप्त अवस्था में, यानी कि ये ग्रहण लग जाता है इसमें। यदि ये पोर्शन भी करता है तो ये भी ग्रहण लग जाता है। यदि ये कानून पूरी तरीके से मूल अधिकारों का हनन करती है तो ये ग्रहण में हो जाता है, अर्थात ये उस समय उपस्थित नहीं रहता, अवेलेबल नहीं रहता, और जैसे ही आच्छादन हटते ही पुनर्जीवित हो जाते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे कोई मूल अधिकार जब था, कोई भी प्रावधान मूल अधिकारों की श्रेणी में था, यदि वो कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था तो वो कानून क्या हो जाता था, ग्रहण लग जाता था, यानी आच्छादन की अवस्था में चला जाता था, सुसुप्त अवस्था में चला जाता था। लेकिन सरकार क्या करती है कि उस मूल अधिकारों को मूल अधिकार से ही हटा देगी, तो वह कानून क्या होगा, पुनर्जीवित हो जाएगा। वो तो मूल अधिकारों के लिए था ना, लेकिन अब उस मूल अधिकार से ही हटा दिया गया तो वो क्या हो गया कि वह कानून पुनः जीवित हो जाती है। यही इसका कहने का मतलब है। आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व और संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है। तो ये आच्छादन का सिद्धांत सीधे सीधे आपके मेंस में पूछे जाते हैं, तो इसको आप अनुच्छेद 1 के तहत इसको याद रखिएगा। फिर इसमें आता है संविधानेतर विधि, यानी कि संविधान के लागू होने के पश्चात, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात जो विधि बनाई गई थी, है ना, अगर वो मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो उनके संदर्भ में यह प्रावधान दिया गया है। देखिए, संविधान के लागू होने के बाद विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों के बारे में है। इसके अनुसार राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है। तो बहुत इजी है कि संविधान बनने के बाद जो सरकारें हैं वो मूल अधिकारों को हनन करने वाली कोई भी कानून नहीं बनाएगी, नहीं तो उसको क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित, असंवैधानिक घोषित कर देता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हाल ही में क्या था, जो चुनावी नोटबंदी जो बॉन्ड थे, इलेक्शन बॉन्ड, उसको क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। जो NJAC, जो 99वां संविधान संशोधन आप लोग पढ़ते हैं, जो अभी हाल ही में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया भी था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में, उसको क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था, यानी कि शून्य घोषित कर दिया। वैसे ही क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, इसको जब देखती है कि वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है तो वो क्या करती है, शून्य घोषित कर देती है। देखिए, इसमें अब एक बात आती है, वो है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। यह क्या है, इसके अनुसार यदि किसी अधिनियम का एक भाग मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है किंतु शेष भाग नहीं करता तो अधिनियम को वैध माना जाएगा और अवैध भागों में पृथक कर सिर्फ अवैध भाग को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे एक कानून बनाया गया, ये समझिए कि वो कानून का नाम दिया गया ए, उसकी कुछ प्रावधान थे, मान लीजिए कि प्रावधान 1 या 2 भागों में बटा है। अगर इसका पहला भाग किसी तरीके से मूल अधिकारों का क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। और उसी जो कानून का इस साइड का भाग, मतलब दूसरा भाग यदि उल्लंघन नहीं करे तो ये जीवित रहेगा, ये प्रवर्तन में रहेगा, ये कानून लागू रहेगा, लेकिन सिर्फ इस भाग को हटा दिया जाएगा। ठीक है। और ये कहता है कि समाप्त किया गया जो अवैध भाग था को पुनः प्राप्त करने के लिए या तो उसे जोड़ना होगा या नया कानून बनाना होगा। जैसे हमने आच्छादन के सिद्धांत में देखा था कि वो पुनर्जीवित हो जाते थे, ये पुनर्जीवित नहीं होते। उस अवैध भाग को आपको जोड़ना होगा नए सिरे से या फिर नया कानून बनाना होगा। चलिए, यहाँ तक हमने देख लिया अनुच्छेद 13(2) के तहत। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 13(3) का क्या कहता है। देखिए, पहले एक बार समझिए, अनुच्छेद 13(3) यह कहता है कि विधि क्या है, किसे हम विधि माने, किसे कानून माने।
ये अनुच्छेद 13(3) क्या करता है, परिभाषित करता है। इसके अंतर्गत क्या कहता है ये, कि विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाला कोई भी अध्यादेश, जैसे जो राज्यपाल और राष्ट्रपति जारी करते हैं, कोई भी आदेश, कोई भी नियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा को समावेशित किया गया है। तो ये क्या है, ये जितने भी हैं ये सभी विधि के दायरे में आएंगे। और अनुच्छेद 13 सीधा सीधा कहता है कि कोई भी विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, या मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून नहीं बना सकती, यह कहता है अनुच्छेद 13। तो इसमें एक ये बातें आती है कि संविधान संशोधन के माध्यम से क्या करते हैं, मूल अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है। हम संविधान संशोधन का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इसे अच्छे तरीके से देखेंगे। संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है, मतलब संविधान संशोधन विधि नहीं मानी जाती। यानी कि संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में कमी की जा सकती है, कटौती की जा सकती है, मूल अधिकारों को खत्म किया जा सकता है। लेकिन किसी अध्यादेश के माध्यम से, आदेश के माध्यम से, नियम के माध्यम से, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा के माध्यम से मूल अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। उसके माध्यम से मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती। यही कहलाता है अनुच्छेद 13(3) का प्रावधान। हम इसे जब बेसिक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे, है ना, जो मूल संरचना का सिद्धांत है, उसमें हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 13 एक्चुअल में कहता क्या है। दूसरी प्रमुख बात आती है कि सर ये सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो न्यायिक समीक्षा के माध्यम से जो कानून बने रहती हैं उसकी समीक्षा करती है। अगर संसद बनाती है, विधानसभा बनाती है, और उसके माध्यम से वो क्या करती है, उससे अगर देखती है कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको शून्य घोषित कर देती है। तो हम न्यायिक समीक्षा जब पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को फिर एक बार पढ़ेंगे। चलिए, अब यहाँ से शुरुआत होती है वस्तुतः मुख्यतः आपके मूल अधिकारों की। यहाँ तक हमने 12 देख लिया, अनुच्छेद 13 देख लिया। अब 1 to 1 अनुच्छेद, आर्टिकल बाय आर्टिकल हम चीज़ों को अब पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो भारत का जो मूल संविधान था उसमें कुल 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। कब किया गया, देखिए 1978 में किया गया, यानी कि कितने सालों के बाद किया गया, है ना। संपत्ति का मूल अधिकार एक्चुअल में अनुच्छेद 19(1) च के तहत इसका वर्णन था, है ना, और अनुच्छेद 31 में यह प्रावधान किया गया था। तो इनको क्या कर दिया गया है, अब हटा दिया गया है, और इनको क्या किया गया है, अब संपत्ति का जो अधिकार है उसको अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो अब क्या है, मूल अधिकार सिर्फ 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। तो हम देखते हैं कि अब 6 प्रकार के मूल अधिकार कौन कौन से हैं। देखिए, मूल अधिकारों की ये पूरी हमने लिस्ट आपके लिए बना दी है। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसको फिर हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास से देखेंगे एक एक करके। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक, इसे हम देखेंगे। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। ये पूरे कंटेंट आपके दिए हुए हैं, आप अपने टेबल के आसपास इसे चिपका लीजिएगा। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक।
फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, संवैधानिक उपचारों का, जिसको संविधानिक भी बोलते हैं, उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया है। तो अब इन सभी टॉपिक को क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास से आर्टिकल बाय आर्टिकल हम पढ़ेंगे, जहां हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, अनुच्छेद 14 से। अब बहुत ज़्यादा कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 12 और 13 ही थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए टाइम मांगता है और थोड़े समझ भी नहीं पाते हैं। फर्स्ट बार में थोड़ा सा समझने में भी आपको दिक्कत होगी, खास कर अनुच्छेद 13 को। 2-3 बार, 3-4 बार जब आप उसी चैप्टर से गुजरेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब हम क्या करेंगे कि जब न्यायिक समीक्षा पढ़ेंगे तो आपको यह लिंकेज वाली इशू इसमें आती है, जो जब आप लिंक करने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी ना, तो आप इसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन से हम अनुच्छेद 14 से शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।